हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हमने कूलाम के नियम को कल पढ़ा था और आज हम लोग कूलाम के नियम का सदिश रूप देखेंगे कि कूलाम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मूल बिंदु O है और दो आवेश हैं Q1 और Q2। बिंदु O के सापेक्ष उनका जो स्थिति सदिश है, मतलब Q1 का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 है और Q2 का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश जो है R2 है। और R कैप 21 जो है, जैसे ये इसको हम लोग R कैप पढ़ते हैं, ठीक है। ये 21 हुआ या R12 हुआ, ये जो कैप लगा हुआ होता है ये एकांक सदिश को दिखाता है, ठीक है, दिशा को दिखाता है, एकांक सदिश को दिखाता है। तो कूलाम का नियम हमने कल पढ़ा था कि कूलाम का नियम जो है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था, यही जो है हमारा कूलाम का नियम है। अब इसको सदिश के रूप में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि बिंदु एक मूल बिंदु है जिससे दो R1 दूरी पर और R2 दूरी पे दो सदिश रखे गए हैं। इनका जो एकांक सदिश है R कैप 21 और R कैप 12 है। तो इसको हम लोग अब सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इसको सदिश के रूप में लिखने के लिए देखिए, Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति जो होगी सदिश R12 तथा ना, रुक जाइए, ऐसे नहीं, F बराबर हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, देखिएगा, सदिश रूप में कूलाम का नियम कैसे हम लोग लिखेंगे, उसके लिए देखिए, F12, इसको थोड़ा सा और लिखेंगे, Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल F, देखिए Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, सदिश के रूप में हमको लिखना है ना। तो F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में देखिएगा R स्क्वायर इंटू R कैप 12, ऐसे लिखेंगे। अब बगल में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये जो R कैप 12 है ये क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जहां R कैप 12 R21 की दिशा में
एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। अगली बात समझ में, आर कैप 1 2 जो है R21 की दिशा में एकांक सदिश है। ये बात समझ आ गई। अब हम देखिए Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, ये हो गया। जहां R कैप 1 2 जो है एकांक सदिश बस लिखते हैं, किसी की दिशा ना लिख के, एकांक सदिश, एकांक सदिश है। ठीक है। उसी तरीके से Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल, आरोपित बल F सदिश लिखेंगे 21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है, R स्क्वायर इंटू R कैप 21। फिर यहां पे लिखिए जहां R कैप 21 एकांक सदिश है, एकांक सदिश। अगली बात समझ में, देखिए Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो F12 उसको कहेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप 12। अब Q1 द्वारा Q2 पर कितना बल लगाया जा रहा है, तो उसके लिए हमने लिखा F1 सदिश F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू R कैप 21। तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे क्या किया जाएगा। मॉड निकालते हैं सदिश R12 का और सदिश 21 का, ये दोनों जो होंगे R के ही इक्वल होंगे। दोनों का जब हम लोग सदिश निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो दोनों जो होंगे R के बराबर। ठीक है। और अब ये जो दोनों मिले हुए हैं R कैप 12 R कैप 21, इन दोनों का मान निकाल के हमको दोनों ही इक्वेशन में पुट करना है। तो लिखेंगे R कैप 12 इज इक्वल टू, देखिएगा R कैप यहाँ पे जो लिखा है ना उसका मान और इसका मान दोनों निकाल के वापस यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो R कैप 12 जो होगा किसके बराबर होगा, सदिश R12 बटा में, ठीक है। अब देखिए आपने यहाँ पे लिख रखा है कि सदिश R12 का जो मॉड होगा और सदिश R21 का जो मॉड होगा दोनों किसके बराबर होंगे, R के बराबर होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बटा में R। उसी तरह R कैप 21 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, सदिश R21 मॉड ऑफ R21। तो देखिए इसके लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसकी जगह पे R लिखा जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों मानों को हम लोग समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे R कैप 12 तथा R कैप 21 का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर तो R कैप 12 का मान अगर हम लोग समीकरण 1 में रख दे तो वो हमको क्या मिल जाएगा, F12 इज इक्वल टू, देखिए समीकरण नंबर ये 1 है, समीकरण नंबर 1 ये है,
तो लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R कैप 1 2 की जगह पे लिखा जाएगा ये सदिश R12 इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 R, देखिए R स्क्वायर और यहाँ का R दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा R क्यूब इंटू R सदिश R12, ठीक है। और समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, देखिए समीकरण 2 ये है F21 बराबर, तो F21 का मान कितना है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इंटू R कैप 21 की वैल्यू आपने निकाल रखा है ये वो रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा सदिश R21 बाई R। तो फाइनली क्या हमको मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू, यहाँ पे इंटू जो है बीच में आप नहीं भी लिखेंगे ना तब भी आपका चलेगा, ये तो इंटू हमने ये बता दिया है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया जा रहा है, आप नहीं भी लिखेंगे तब भी चल जाएगा। Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू R21। अतः कूलाम के नियम का सदिश रूप तो कूलाम के नियम का सदिश रूप तो हमने पा ही लिया है कि यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको केवल एक ही, जैसे यहाँ पे तो 2 आवेश दिए गए तो आवेश निकाल लिया है, तो इसको हम लोग जनरली क्या लिख सकते हैं, जनरली जो है आप इस तरह लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू जनरली आपके पास यहाँ पे तो दिया गया है ना कि Q1 द्वारा कितना बल आरोपित किया जा रहा है, Q2 द्वारा कितना बल आरोपित किया जा रहा है, तब आप ऐसे लिखे। लेकिन जनरली एक ही अगर लिखना हो आपको तो कैसे लिखोगे, जैसे आपने पढ़ा है ना कूलाम का नियम ये होता है इस तरीके से, आप यहाँ सदिश के रूप में लिख रहे हैं तो किसके द्वारा कौन सा बल, मतलब यहाँ पे आपने लिखा है कि Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल ये हो गया, Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल ये हो गया। तो आप जनरल फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा R क्यूब इंटू सदिश R, ऐसे लिख, यानी जो कूलाम का नियम है उसे आप सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कूलाम का नियम जो है 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए है, तो यहाँ पे 2 आवेश हमने Q1 और Q2 लिया है, ये R कैप जो है एकांक सदिश बताया जा रहा है, और O से Q1 का जो स्थिति सदिश है वो R1 है, Q2 का O से स्थिति सदिश जो है वो R2 है। अब सदिश के रूप में कूलाम के नियम को तो हम लोग 2 तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल, तो ये F12 इज इक्वल टू इतना, जहां R कैप 12 एकांक सदिश है, और Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल उसके लिए भी हमने फॉर्मूला लिखा जहां R कैप 21 एकांक सदिश है। और अब सदिश R12 का मॉड और सदिश R21 का मॉड, दोनों का जो मॉड होगा वो R लिया गया है। उसके बाद किसी भी सदिश का जब एकांक सदिश निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सदिश को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमको R12 का एकांक सदिश निकालना है तो उस सदिश को उसके मॉडुलस से भाग दे दिया गया, तो भाग दिया, ये फॉर्मूला है, जब आप वेक्टर एनालिसिस पढ़े होंगे उसमें ये फॉर्मूला बताया गया होगा कि R1 का या किसी भी सदिश का अगर आपको एकांक सदिश निकालना है, जैसे कोई सदिश है A,
तो अगर आपको ए कैप निकालना है तो उस सदिश को ए का और उसके मॉडुलस से दोनों को भाग दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सदिश है ए, उसका आपको कैप निकालना है, एकांक सदिश, तो क्या करेंगे, वो जो सदिश है वो और उसका जो मॉडुलस होगा, मॉड होगा, वो दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह से R12 का अगर आपको कैप निकालना है तो आपने क्या किया, R12 बाई मॉडुलस ऑफ R12, फिर ये हो गया। उसी तरह R कैप 21 का हमको मॉडुलस निकालना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा। अब R कैप 12 और R कैप 21 दोनों का मान जो है हमने समीकरण 1 और 2 में रख दिया, तो जो हमारा कूलाम का नियम था वो इस तरह का बन गया। ठीक है, F12 और F21, तो यहाँ पे तो ये बताया जा रहा है कि Q1 कितना बल लगा रहा है, Q2 कितना बल लगा रहा है, लेकिन जनरली दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अगर आपको लिखना हो सदिश के रूप में तो वो फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अभी हमने देखा कि जो कूलाम का नियम है उसको हम लोग सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सदिश रूप में हम जब लिख रहे हैं इसको तो इसके हमको फायदे क्या होंगे, क्यों हम लोग इसको सदिश रूप में लिख रहे हैं। देखिए, बल जो है एक सदिश राशि है, ठीक है, और कूलाम का नियम भी क्या है, कूलाम का नियम दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए होता है, इसलिए जो कूलाम का नियम है वह भी सदिश रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि बल भी एक सदिश राशि है। और दूसरी चीज, जब बल को मतलब कूलाम के नियम यानी बल को आप सदिश रूप में लिखते हैं तो उसको देखकर, यानी उस जो भी फॉर्मूला आपके पास है सदिश रूप में, उसको देखकर आप बता सकते हैं कि कब जो है बल का मान, मतलब Q1 Q2 का मान जो है कब समान होगा और Q1 Q2 यानी दोनों आवेशों के मान जो है कब अलग अलग होंगे, कब आकर्षण बल होगा और कब प्रतिकर्षण बल होगा। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जब दो समान आवेश होंगे तो उनके बीच जो बल काम लगेगा वह समान आवेश होंगे तो वह बल जो होगा प्रतिकर्षण बल होगा, और दो असमान आवेशों के बीच अगर कोई बल काम कर रहा है तो वह जो होता है आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो उस समीकरण को देखकर, यानी कूलाम का नियम का जो सदिश रूप आपने लिखा है उसको देखकर आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा बल आकर्षण बल है और कौन सा बल प्रतिकर्षण बल है। तो इसके फायदे आप देखेंगे, कूलाम के नियम के सदिश रूप का महत्व, उसके क्या फायदे हैं, क्या महत्व है। पहला तो जब Q1 और Q2 सजातीय हैं तब Q1 Q2 का मान, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर देन 0, अतः Q1 Q2 के बीच लगने वाला बल जो होगा कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। जैसे मान लीजिए दो आवेश है, एक को हमने रखा है 4 कूलाम और एक को हमने रखा है मान लीजिए 6 कूलाम। ठीक है, अब ये Q1 हो गया और यह जो हो गया Q2 हो गया। ठीक है, तो दोनों आवेश जो है क्या है, सेम है, दोनों आवेश धन आवेश है, आगे कोई मतलब प्लस या माइनस नहीं लिखा है तो आप प्लस भी मान के चलेंगे। तो दोनों आवेश कैसे आवेश है, धन आवेश है। अब इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 कूलाम आएगा, जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यह जो बल है वो कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है, यानी दोनों आवेश क्या है, समान है। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, जब Q1 और Q2 सजातीय हैं तब Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0, अतः Q1 और Q2 के बीच प्रतिकर्षण बल होगा। और वही जब दोनों विजातीय होंगे, यानी मान लीजिए Q1 जो है वो 4 कूलाम है और Q2 जो है वो -2 कूलाम है, तो Q1 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 कूलाम आएगी ना। तो जब Q1 और Q2 विजातीय हैं तब Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, अब ये -8 0 से छोटा हो गया और Q1 Q2 के बीच आकर्षण बल होगा। तो जब जो बल है वो अगर उसका मान जो आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है तो यह कैसा बल है, आकर्षण बल है, और वहां पर दोनों आवेश कैसे हैं, असमान है। जब Q1 Q2 का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो वहां पे जो बल है वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और दोनों आवेश कैसे होंगे, सजातीय होंगे, सेम होंगे। और तीसरी बात, R कैप 12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R21, मतलब R12 का जो भी मान होगा उसका अगर हम लोग दिशा चेंज कर दे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, यानी R12 की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ R21 की वैल्यू होगी, फिर F12 की जो वैल्यू होगी माइनस ऑफ F21 की वैल्यू होगी। अतः
दो बिंदु आवेश द्वारा एक दूसरे पर आरोपित बल परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है, उसके इंपॉर्टेंस है, उसके महत्व है कि कूलाम के नियम का जो है क्या महत्व है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। देखिए, कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम एक ऐसा नियम है जिसकी सहायता से हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करते हैं। अगर दोनों बिंदु आवेश समान है तो जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है वो आकर्षण होगा, और असमान है तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होगा प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। कूलाम का नियम क्या है कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी सिस्टम है, कोई ऐसा भी निकाय है जिसमें दो से ज्यादा आवेश है, कूलाम का नियम तो केवल दो आवेशों के लिए है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि सारे निकाय में बस दो ही आवेश होंगे, हो सकता है दो से ज्यादा आवेश भी हो जाए। तो अगर किसी निकाय में, अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा आवेश है तो उन पर जो बल लग रहा है अलग अलग आवेशों के बीच में, उसकी गणना हम लोग कैसे करते हैं? तो उसके लिए बनाया गया है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, उसके लिए बनाया गया है अध्यारोपण का सिद्धांत। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी निकाय में दो से ज्यादा आवेश है, अगर दो आवेश है तो उनके बीच लगने वाले बल का मान तो हम लोग कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें दो से ज्यादा आवेश है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे? तो उसकी गणना करने के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम का नियम दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, कूलाम का भी नियम उपयोग किया जाता है और जो अध्यारोपण का सिद्धांत है उसका भी उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग उसी को जानेंगे कि ये अध्यारोपण का सिद्धांत है का। कूलाम का नियम तो आप जान गए, लेकिन अब ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बहुल का मतलब हो गया बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, सॉरी दो से ज्यादा, दो आवेशों के लिए तो कूलाम का नियम है। आवेशों के निकाय में किन्हीं दो आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। जैसे अगर कोई निकाय है जिसमें दो से ज्यादा आवेश है तो उन दो आवेशों के बीच जो बल कार्य कर रहा है वो प्रभावित नहीं होगा, वो जितना था वो रहेगा। ठीक है, उनमें से किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा एक एक करके लगाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा निकाय है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा आवेश है, ठीक है, तो उन पर जो परिणामी बल होगा उसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक आवेश हम लोग लेंगे और देखेंगे कि उस आवेश पर, जैसे मान लीजिए यहां एक सिस्टम है, इसमें कई सारे आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, इस तरह से बहुत सारे आवेश। तो हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि जो आवेश है Q1 उस पर Q2 कितना बल लगा रहा है, Q3 कितना बल लगा रहा है, Q6 कितना बल लगा रहा है, Q4 कितना बल लगा रहा है, Q5 कितना बल लगा रहा है। इन सारे बलों को निकाल लेंगे। ठीक है, और इन सारे बलों को हम लोग निकालेंगे कैसे? तो कूलाम के नियम से। जैसे हमको Q1 पे निकालना है, ये Q1 है, ठीक है, अब Q1 पे निकालना है और Q2 के द्वारा कितना बल अप्लाई किया जा रहा है। तो अभी आपने कूलाम के नियम का सदिश रूप जो पढ़ा है उसमें यही ना बताया गया है कि F12 क्या है, F21 क्या है। आगे बात समझ लें। तो हम लोग क्या करेंगे कि Q1
Q1 पर Q2 द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है वो निकाल लेंगे। कूलाम के नियम का तो आप उपयोग कर ही सकते हैं, जैसे Q1 हो गया और ये Q2 हो गया, दो आवेश मिल गया। अब कूलाम का नियम दो आवेशों पर ही लागू होता है, तो आप Q1 और Q2 के बीच लगने वाले बल का मान निकाल दीजिए। फिर मान लीजिए Q1 पर Q3 कितना बल लगा रहा है, ये Q3 है, Q3 कितना बल लगा रहा है, तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। Q1 और Q3 के बीच की दूरी ले लेंगे और फिर कूलाम के नियम से Q1 और Q3 के बीच लगने वाले बल का मान निकाल लेंगे। फिर मान लीजिए हमने कहा कि Q1 पर Q4 कितना बल लगा रहा है, तो Q1 और Q4 के बीच लगने वाले बल का मान कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। फिर हमने पूछा कि Q1 पर Q5 कितना बल लगा रहा है, तो Q1 और Q5 दो आवेश हैं, दोनों के बीच लगने वाले बल का मान हम लोग कूलाम के नियम से निकाल लेंगे। अब Q1 पर तो 5 आवेशों ने बल लगाया हुआ है, अपना अपना सब अलग अलग बल लगाए हुए हैं, तो अब Q1 पर जो फाइनल बल लगेगा, परिणामी बल लगेगा, वो कितना लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, सारे आवेशों को जोड़ दिया गया, सॉरी सारे बलों को, मतलब Q1 पर Q2 कितना बल लगा रहा है वो, Q1 पर Q3 कितना बल लगा रहा है वो, Q1 पर Q4 कितना बल लगा रहा है वो, और Q1 पर Q5 कितना बल लगा रहा है, इन सारे बलों को हमने अलग अलग निकाल लिया कूलाम के नियम से, और फिर सारे बलों को लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से हमको ये पता चल जाएगा कि जो Q1 आवेश है उस पर परिणामी बल यानी फाइनल कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहा जाता है कि अगर किसी निकाय में एक से अधिक बल है तो परिणामी बल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सारे बलों का जो सारे आवेशों द्वारा लगाए गए बल का जो मान होता है उसको हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे माना कि निकाय में n आवेश है, मान लीजिए ये हमारा निकाय है, उसमें n आवेश है, Q1 Q2 Q3 Q1 तक आवेश है, तो Q1 पर आवेश है, यदि आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, देखिएगा अभी हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, तो उसको हम लोग कहेंगे F12। इसी तरह से Q1 पर Q3 के द्वारा लगाया गया बल, तो उसको हम लोग कहेंगे सदिश F13। इसी प्रकार Q1 पर Q4 द्वारा लगाया गया बल, सदिश F14। इसी तरह कह रहे हैं Q1 पर nवा जो आवेश है उसके द्वारा लगाया गया बल सदिश F1n होगा। तो Q1 पर परिणामी बल, अब देखिए यहाँ पे Q1 है, ये Q2 Q3 Q4 Q5 इसी तरह डॉट डॉट Qn। तो हमने देखा कि Q1 पर Q2 कितना बल लगा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे F12। Q3 कितना बल लगा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे F13। Q4 कितना लगा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे F14। Q5 कितना लगा रहा है, इसको हम लोग कहेंगे F15। और Qn कितना लगा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे Q1n। 1n का मतलब है कि nवा आवेश जो है वो पहले आवेश पर कितना बल लगा रहा है, F होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से पहले वाले आवेश पे सभी जो अलग अलग आवेश है कितना कितना बल लगा रहे हैं वो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो Q1 पर परिणामी बल, अब Q1 पर बल जो लगेगा उसको हम लोग कहेंगे F1। इसी तरह Q2 पर अगर परिणामी बल निकालना है तो उसको हम लोग कहेंगे F2। इसी तरह से Q3 पर अगर परिणामी बल निकालना है तो उसको हम लोग कहेंगे F3। तो Q1 पर देख लीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से Q1 पर परिणामी बल F1 बराबर Q1 पर Q2 कितना आवेश बल लगा रहा है, तो F12। Q3 कितना आवेश बल लगा रहा है, तो F13। Q4 कितना बल लगा रहा है, तो F14 प्लस प्लस। इसी तरह हम लोग कहां तक जोड़ेंगे, n तक जोड़ देंगे।
और F12 सदिश F13 का मान कूलाम के नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो F12 है, F13 है, F14 है, तो कूलाम के नियम के सदिश रूप जो है उसके उपयोग से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अतः किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल की गणना कूलाम के नियम से और अध्यारोपण के सिद्धांत से किया जा सकता है। आगे बात समझ रहे हैं, यानी अगर कोई ऐसा भी आवेश है जिस पर कई आवेश अपना अलग अलग बल लगा रहे हैं, तो उन सारे आवेशों का, उन सारे बलों का जो परिणामी बल है वो हम लोग कूलाम के नियम से और अध्यारोपण के सिद्धांत से दोनों के संयुक्त रूप से निकालते। ठीक है, तो ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्यों बनाया गया है? तो अगर किसी एक आवेश से, मतलब कोई ऐसा निकाय है जिसमें बहुत सारे, दो से अधिक आवेश हैं, तो उनमें जो परिणामी बल होगा उसका मान ज्ञात करने के लिए ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो बनाया गया। ठीक है, तो देखिए यही है, आवेशों के कारण कार्यरत परिणामी बल का मान उन सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है जो इस आवेश पर अन्य आवेशों द्वारा एक एक करके लगाए जाते हैं। आगे बात समझ में, तो ये है हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का काफी महत्व है। ठीक है, अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इस सिद्धांत का हम लोग कैसे उपयोग करें। जब हम लोग आगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब भी ये अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पढ़ा अध्यारोपण का सिद्धांत, उसी सिद्धांत पर आधारित एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम में जो इंटर का पेपर होता है उसमें जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उतने ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहते हैं, इसलिए आप जितने भी फॉर्मूले जानते हैं उस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आप जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 20 माइक्रोकूलाम निर्वात में D = 1 मीटर पर स्थित है, तो Q1 पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात करें। दूसरा इसमें एक सवाल और है, एक तीसरा बिंदु आवेश Q3 20 माइक्रोकूलाम Q1 और Q2 से समान दूरी D पर रख दिया जाता है, अब Q1 पर कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो है आपके पूरे सिस्टम में निकाय में कुल 3 आवेश है, एक Q1 है, एक Q2 है और एक Q3 है। तो यहाँ तो कूलाम के नियम से हम लोग दो बलों के बीच जो बल लगता है वो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक बल पर परिणामी बल निकालना हो तो वहां पे हम लोग को अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो से ज्यादा बल कहीं पे आते हैं, सॉरी दो से अधिक आवेश अगर आ जा रहे हैं और उनके बीच बल का परिमाण निकालना है तो वहां पे आपको अध्यारोपण का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, और अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पहले ही पढ़ा है कि जब दो से अधिक आवेश आ जाते हैं किसी निकाय में तो उस पर जो परिणामी बल का मान निकालना होता है उसमें कूलाम के नियम के साथ साथ अध्यारोपण का सिद्धांत भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लीजिए Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनकी मात्रा कितनी है, 20 माइक्रोकूलाम है। तो सबसे पहले जो आवेश है उसका SI मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। तो जो माइक्रोकूलाम में आवेश दिया गया है उसको हम लोग पहले कूलाम में बदल देंगे। ठीक है, तो Q1 20 माइक्रोकूलाम दिया हुआ है, तो इसको कूलाम में बदलने के लिए, माइक्रोकूलाम को कूलाम में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 10⁻⁻⁶ से इंटू करेंगे, और Q2 भी तब यही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग Q1 पर कार्यरत बल F बराबर कूलाम का नियम यूज करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R²। तो F का मान कितना मिल जाएगा, देखिए 1/4πε0 Q1 का मान 20 × 10⁻⁶
और Q2 का मान 20 इंटू 10⁻⁻6 आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। इस पूरे की वैल्यू होती है फिक्स होती है, हमने आपको बताया था 9 इंटू 10⁻9 और ये हो जाएगा 400, 20 इंटू 20 कर दिए 10⁻12 हो जाएगा, -6 हमने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 9 चौके 3600 इंटू 10⁻−3 9 है और ये -12 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 इंटू 10⁻2 हमने कर दिया 3600 हो 10⁻−3 तो ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁻−1 -1 को अगर हम नीचे ले जाएं तो हो जाएगा 36/10 यानी 3.6 न्यूटन। अभी बात समझिए, उसी तरह से आफ्टर निकालेंगे Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल या आरोपित बल उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, Q1 पर Q2 बल लगा रहा है तो लिखेंगे F12 बराबर, फिर यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, यही सारे मान भी रखेंगे तो फिर 3.6 ही आ जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 3.6 न्यूटन। यही सारा फिर करना है क्योंकि Q1 का मान भी 20 है और Q2 का मान भी 20 है, फिर हमको वही रखना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है Q1 के द्वारा, अब कहा गया है कि Q1 और Q2 के बीच में एक तीसरा आवेश लाकर रख दिया गया है। मान लीजिए ये Q1 है और यह जो है Q2 है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर आपने पहले ही बता रखा है। इन दोनों से सेम दूरी पर यहाँ पे बनाते हैं Q1 Q2 और इन्हीं दोनों से सेम दूरी पर एक Q3 आवेश लाके रखा गया है। ठीक है, तो Q1 पर Q2 तो बल लगा ही रहा है तो उसकी दिशा क्या हो रही है, इस तरीके से इसकी दिशा हो रही है ऐसे, इसको हम लोग कहेंगे F12। ठीक है, अब Q1 पर Q3 भी बल लगा रहा है तो Q1 पर Q3 बल लगा रहा है तो इस दिशा में जाएगा वो ऐसे, तो ये हो जाएगा F13, ये F12 हो गया और यह जो है F13 हो गया। ठीक है, अब देखिए तीनों भुजाएं जो है समान हो जा रही हैं तो हर एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन गया है तो हर कोण जो होगा 60 डिग्री का होगा। तो अब हम लोग निकालेंगे कि जो F12 है और जो F13 है इनके बीच कितने का कोण बन रहा है, इस तरह से F13। अब हमको ये देखना है कि F12 और F13 के बीच कितने का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये जब 60 डिग्री का है तो यह भी 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, यह जो है शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, Q1 पर Q3 यहां से ऐसे कर लेते हैं, यहाँ Q1 पर Q3 द्वारा आरोपित बल फिर हम लोग लिखेंगे F13, अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, तो फिर से यही सारे मान भरे जाएंगे तो फिर हमको वही मान आ जाएगा यानी F13 बराबर आ जाएगा, आप मान रख लीजिए इसका हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 और Q1 का मान हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6, Q2 का मान हो जाएगा 20 इंटू 10⁻6, तो फिर से हमको वही मान मिल जाएगा 3.6 न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, Q1 पर जो परिणामी बल है उसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कहां से लिखा जाए, यहीं से लिखा जाए Q1 पर परिणामी बल
Q1 पर परिणामी बल निकाला जा रहा है, तो Q1 पर कौन सा बल काम कर रहा है? F1। F1 बराबर, अब Q1 पर बल निकाले तो हम ये देखेंगे कि Q1 पर Q2 कितना बल आरोपित कर रहा है, तो वो है F12, और Q3 कितना बल लगा रहा है, तो वो हो जाएगा F13। इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा F12 प्लस F13, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ज्यामिति से हम लोग जो है परिणामी बल निकालेंगे सदिश के नियम से, तो क्या हो जाएगा? F बराबर, जब हम लोग सदिश का यूज करेंगे तो F जो सदिश का चिन्ह है वो हट जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का F13 का स्क्वायर, F12 का स्क्वायर प्लस F13 का स्क्वायर प्लस, देखिएगा इन दोनों को जोड़ना है, सदिशों का योगफल है ये, तो सदिशों के योगफल के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2F12 इंटू F13 इंटू कॉस थीटा, यानी F12 और F13 के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप अभी यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं कि F12 और F13 के बीच जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, तो वो मान हम लोग रख लेंगे। चलिए, F12 का मान आपने निकाला हुआ है, देखिए F12 का मान 3.6 न्यूटन, तो 3.6 का स्क्वायर प्लस इसका भी 3.6 का स्क्वायर प्लस 2, F1 का मान 3.6 इंटू F2 का मान भी, मतलब F13 का मान भी इतना, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इसका हम लोग पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, का स्क्वायर प्लस इसका भी हम लोग पॉइंट हटा देंगे तो इसका भी आ जाएगा स्क्वायर प्लस, ये देखिए क्या हो जाएगा? 36/10, हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक है, सबका हमने पॉइंट क्या किया? हटा दिया है। अब 2 से कट सकता है 18 और ये हो जाएगा 5, ये भी 2 से कटेगा 18 और ये हो जाएगा 5, ये भी 2 से कटेगा 18 और ये हो जाएगा 5, फिर ये भी 2 से कटेगा 18 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, 18 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 324/25 प्लस 324/25 प्लस यहाँ भी हो जाएगा 324/25, ठीक है। अब हम लोग सबको ऐड करेंगे, तो 324 इंटू 3 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, 972, और सबका एलसीएम तो 25 ही हो जाएगा, तो 972/25। अब हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? अब तक तो सबको आना ही चाहिए, अगर नहीं आता है तो फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। 25 का तो 5 निकल जाता है, ठीक है, 25 का 5 निकल जाता है, और ये हो गया 972। अब हम लोग 972 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम फाइंड करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 2 से पहले 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 देख लीजिए 2 4 जा 8, और इधर एक 2 8 जा 16 और 2 6 जा, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा और 2 3 जा, फिर 3 से, तो 3 8 जा 24, 3 1, फिर 3 से तो 2 और ये हो जाएगा 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 से 1, तो हम लोग पेयर बनाएंगे, बिल्कुल बच्चों वाला मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 3 3 3 3 और एक बार 3, और नीचे तो 25 का स्क्वायर रूट हम निकाल चुके हैं, तो ये देखिए पेयर बनाइए सबका, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 अंडर रूट 3, क्योंकि एक रूट 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा 5। अब ये हो गया 9 दूनी 18, 18/5 अंडर रूट 3/5, 18 को 5 से डिवाइड कर दीजिए,
18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 5 तिहाई 15 और 3 बचेगा तो 5 छके 30 √3। तो ये जो है F1 पर कितना परिणामी बल काम करेगा उसका मान हमको निकल गया और ये कितना आ रहा है 3.6 √3 न्यूटन। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।